मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप अपने आप से ट्रू टू सेल्फ रहिए हमेशा, जो भी आप करें। तो पर्सनैलिटी एक रात में किसी की नहीं बनती है। पर्सनैलिटी जैसे आप बचपन से हैं या आपने स्कूलिंग में या आपके कॉलेज में या आपकी प्रिपरेशन में जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है। तो मेंस के लिए मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग सी थी। मैं अपने जैसे मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, उसको पहले सॉल्व करती हूँ। कि आप एनसीईआरटीज़ को नहीं भूल सकते हैं प्रिपरेशन में सबसे पहले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस टाइम 2022 बैच की सिलेक्टेड ऋषिका सिंह मैम हैं। मैम का सिलेक्शन डीवाईएसपी के पोस्ट पर हुआ है और मैम आज हम सभी के लिए इस बार जो यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स होने वाला है और साथ ही साथ जो मेंस के लिए अपीयर हो रहे हैं इस बार छात्र, उन पर काफ़ी सारी स्ट्रेटजी और बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। सो मैम, हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी हमारे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और जो एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देंगे उनको हेल्प करने के लिए मैं अपना 110% देना चाहूँगी। और एक बार फिर से आपने कीमती समय दिया मैम और बहुत-बहुत आभार आपका। नहीं, थैंक यू टू आप सब लोगों को एंड आपको एक्चुअली। हुँ। थोड़ा-सा हम सबसे पहले जानना चाहेंगे मैम कि आपका अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दीजिए और कहाँ से हैं आप, इसके बारे में थोड़ा? सो मेरा नाम ऋषिका सिंह है और मैं लखनऊ से हूँ। फ़िलहाल अभी मेरी पोस्टिंग हमारा ट्रेनिंग ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट और हम मेरी पोस्टिंग मुज़फ़्फ़रनगर में हो गई है। एंड मैं आई थिंक 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रही थी एंड फाइनली सिलेक्शन हो गया तो अच्छा लगा। तो ये ब्रीफ सा इंट्रो है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बीकॉम ऑनर्स किया है आप सबकी तरह एंड उसके बाद फिर अपना पढ़ाई करी है, उसी के बाद स्टार्ट कर दी थी पढ़ाई। जब मेरे माता-पिता एंड टीचर्स ने बोला कि सिविल सर्विसेज़ परस्यू करना चाहिए, तो मुझे लगा। मैम, अभी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि हुँ, ओनली आपने बीकॉम ऑनर्स ही किया, इसके अलावा भी अभी जैसे हुँ। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें? एक्चुअली मैंने सोचा था मास्टर्स करने के लिए, बट मुझे लगता है यूपीएससी की प्रिपरेशन करके ही मेरा मास्टर्स हो गया सोशियोलॉजी को पढ़-पढ़ के, जो मेरा ऑप्शनल था। उस पे मुझे लगता है मतलब बीइंग हम्बल कि मैंने इतना ज़्यादा पढ़ लिया है वो जी। कि अब मुझे मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, बीकॉम ऑनर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। जी, हाँ जी। और मैम, थोड़ा-सा जानना चाहिए कितने टाइम आपने यूपीएससी का प्री और मेंस दिया है और यूपी हुँ। पीसीएस में आपका मतलब कितने टाइम, थोड़ा-सा बताइए? यूपी पीसीएस तो आई थिंक थर्ड टाइम मेरा ये निकल गया था थर्ड टाइम में। हाँ जी। सिमिलरली यूपीएससी के भी 2 मेंस दे रखे हैं, इंटरव्यू दे रखा है एंड पीसीएस का भी साइड बाय साइड प्रिपरेशन कर रही थी उसी के साथ एंड उसी के प्रिपरेशन में ही इंक्लूड हो गया मतलब ये उसमें तब इतना कुछ सेपरेटेड नहीं था, अब तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी स्पेशलाइजेशन हो गया है जैसे मैंने देखा है। पीसीएस के एग्ज़ाम में भी काफ़ी स्पेशलाइजेशन हो गया है। जी। बट मुझे ऐसा लगता है 2 साल पहले ये स्पेशलाइजेशन थोड़ा उतना नहीं था। थोड़ा हम कह सकते हैं कि इंक्लूड हम कर सकते थे इस हाँ जी। प्रिपरेशन को। दोस्तों नमस्कार। वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप लोग को बताना चाहूँगा। दोस्तों, पीडालू का सबसे बड़ा फेस्टिवल विश्वास दिवस आ गया है। इस विश्वास दिवस पे पीडालू बीपीएससी एंड यूपीपीएससी वाला की तरफ से मिल रहा है हर बार से सबसे ज़्यादा डिस्काउंट, वो भी 83% तक का डिस्काउंट यूपीपीएससी के बैच पर एंड 80% तक का डिस्काउंट बीपीएससी के सारे बैच पर। इनके बैच में आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आपको इस डिस्काउंट पे और भी डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड PSC4 यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इनके बीपीएससी बैच की बात करें, सर्व सक्षम 71st बीपीएससी फाउंडेशन बैच इंग्लिश, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, ये आपको 4,499 रुपये में मिल जाएगा। सर्वप्रथम 71st बीपीएससी फाउंडेशन बैच हिंदी माध्यम, ये भी आपको 4,499 रुपये में मिल जाएगा। सफलता 2.0 17वीं बीपीएससी मेंस बैच, ये आपको 699 रुपये में मिल जाएगा। 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा हिंदी माध्यम बैच, ये आपको 2499 रुपये में मिल जाएगा। वार्षिकी ईयरली करंट अफेयर्स प्रोग्राम बैच बाइलिंगुअल, जो 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस परीक्षा के लिए है, ये आपको 899 रुपये में मिल जाएगा। यदि हम इनके यूपीपीएससी बैच की बात करें, सर्व स्वच्छम यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश फाउंडेशन बैच, ये आपका 4,499 रुपये में मिल जाएगा। सर्वप्रथम यूपीपीएससी 2025 हिंदी माध्यम बैच, ये भी आपको 4,499 रुपये में मिल जाएगा। आक्रोश यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम बैच, ये आपका 1499 रुपये में मिल जाएगा। ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम बैच, ये भी आपका 1499 रुपये में मिल जाएगा।
यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में 2999 रुपये में मिल जाएगा। यूपीपीएससी 2025 यशवी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी माध्यम, ये भी आपको 2999 रुपये में मिल जाएगा। अगर आपको इस डिस्काउंट पे और भी डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड PSC4 यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारे बैच के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मैम, जैसे आपने तैयारी मतलब आपकी कोई किसी सजेशन से किया था, या फिर आपके फैमिली बैकग्राउंड में, या फिर आपने स्टार्टिंग से ही सोचा था कि नहीं हमें सिविल सर्विसेज एग्जाम में जाना देना है? हमेशा से कुछ मोटिवेशन कहाँ से मिला, कहना हाँ, चाहिए? क्योंकि ये था कि समाज के लिए कुछ करना है और अपने घर में जैसे मैं लड़की हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा महिला सशक्तिकरण के लिए मैं काफ़ी मतलब इस चीज़ से मोटिवेटेड रहती हूँ। देन फिर मेरे अध्यापकों ने, मेरे माता-पिता ने मुझे बताया कि आप इस करियर को परस्यू कर सकते हैं एंड मुझे ये सही लगा क्योंकि थोड़ा-सा मैथ्स का इसमें कम था। मैं थोड़ा मैथ्स से भागती हूँ। तो इनिशियली बीकॉम ऑनर्स के बाद ये था कि एमबीए करो, ये करो, बट एमबीए में बहुत ज़्यादा मैथ्स, रीजनिंग मतलब काफ़ी हाई लेवल का आता था। तो मुझे लगा इसमें मैथ्स नहीं है तो मैं ये परस्यू करती हूँ। तो वो भी एक था रीज़न। दूसरा जो थोड़ा-सा हिडन रीज़न है, मेनली तो यही था कि महिला सशक्तिकरण से काफ़ी इंस्पायर्ड थी। कोचिंग किया था या फिर सेल्फ स्टडी से? बहुत सारे छात्र मतलब डाउट रहता है कि जो टॉपर्स होते हैं हुँ। झूठ बोलते हैं कहीं न हुँ, कहीं, हुँ, हुँ। कि कोचिंग किए रहते हो। तो वो आप सच्चाई में आज बता दीजिए कि मतलब क्या मतलब ये सही होता है, कोचिंग करना ज़रूरी होता है या फिर सेल्फ स्टडी से भी होती है? एक्चुअली इसका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है एंड मुझे ऐसा लगता है इसका कोई एक यूनिवर्सल आंसर नहीं है। हाँ जी। टू बी ऑनेस्ट मतलब हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है या आपको, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना है एंड आप फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग आप फैमिली से आते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं कोचिंग के लिए। पर्सनली मैंने कोचिंग करी थी, एक्चुअली फाउंडेशन कोर्स किया था मैंने, बट मुझे वो सच में हेल्पफुल नहीं लगा। मतलब ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये मैं बता रही हूँ। उसके बाद जब मैंने उसके बाद सेल्फ स्टडी करी मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा। बट पीछे सोचती तो ऐसा लगता है कि मे बी उसने मुझे एक फाउंडेशन दे ही दिया हो, फाउंडेशन कोर्स ने, और एक मतलब एक राह दिखा दी कि हाँ ये प्रेपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बट मुझे पर्सनली अब वही है, मतलब अब सिलेक्शन के बाद आप बता नहीं सकते कि क्या है, बट एक स्ट्रॉन्ग आंसर दूंगी कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को छात्र पहचानें और उसके बाद वो खुद से डिसाइड करें। और अब तो इंटरनेट पे इतना सोर्स अवेलेबल है कि आप पहले उसको पढ़ लें एंड आप देख लें, आप अपने आप को एसेस कर लें और अपने अध्यापकों से, माता पिता से, अपने सहपाठियों से डिस्कशन करके वो ये जान सकते हैं कि उन्हें कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है। यस। अब थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे मैम, जैसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है, अभी तो काफ़ी टाइम है, जो 2025 के इस बार जो अपीयर होने वाले छात्र, तो अभी कैसे तैयारी किया जाए? अभी तो जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं छात्र, जो पहली बार है, बिगिनर्स हैं, तो उनके लिए किस तरीके से, अभी तो अक्टूबर 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर टाइम दिया गया है, टाइम टेबल, तो अभी तो कैसे स्टार्ट किया जाए? थोड़ा-सा उसको मतलब फर्स्ट स्टेप, पहला कदम क्या होना चाहिए तैयारी में? तो अगेन जैसे मैंने बोला फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। उसका मतलब ये है, आई थिंक ये एन नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ने आप लोगों को ज्ञात कराया होगा जी, हाँ जी। कि आप एनसीईआरटीज़ को नहीं भूल सकते हैं प्रेपरेशन में सबसे पहले। जी। अब आप कैसे स्टार्ट करते हैं, आप क्लास 6 की एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं या 10th की या 12th की, वो आपको खुद से देखना पड़ेगा। बट एक जो रहता है कि 6 to 12th की एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटीज़ स्पेशली आपको वो पूरी तरह से आपकी वो रिवाइज़ या थॉरली रिवाइज़ होनी चाहिए। तो ये हो गया जिसको हम कहते हैं स्टैटिक पोर्शन, और मैं अपनी प्रिपरेशन में इसको बहुत महत्व देती हूँ, स्टैटिक प्रिपरेशन को, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन से ज़्यादा। क्योंकि हम आगे भी डिस्कस करेंगे इंटरव्यू में कि उसका महत्व कितना इंक्रीज़ हो गया है स्टैटिक प्रिपरेशन का। तो उसका ही फाउंडेशन है कि आप एनसीईआरटीज़ आपकी प्रॉपर्ली कंप्लीट होनी चाहिए, जो भी एस्पिरेंट अभी स्टार्ट कर रहा है। हाँ जी। हाँ। जैसे मैम कई बार होता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कुछ इस अपनी तरफ से स्पेसिफिक एनसीईआरटी है ना, जैसे कहा जा सकता है कि 11th-12th की ज्योग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, तो अपनी एग्जैक्टली। तरफ से कुछ सजेशन रहेगा कि नहीं ये अगर आप कर लेते हैं तो ये मस्ट है? हाँ। तो मैं किसी को ऑब्वियसली मतलब फोर्स नहीं करूँगी, बट ये है कि क्लास 9th की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की है, मतलब
बहुत अच्छी लिखी हुई है, हाँ जी। स्पेशली इसमें क्लाइमेट का, मानसून के बारे में जो एक्सप्लेन किया है वो एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है क्लास हुँ, 11th की। हुँ, सिमिलरली मैंने सारी ओल्ड एनसीईआरटीज़ भी करी हैं, जो हमारा हिस्ट्री का पोर्शन है हुँ, हुँ, उसकी ओल्ड एनसीईआरटीज़, उसका मतलब आर्ट एंड कल्चर, मिडीवियल इंडिया हो गया, मॉडर्न इंडिया हो गया, वो किया है। हुँ, एंड पॉलिटी की एनसीईआरटीज़ बेसिकली हुँ, सारी ही एनसीईआरटीज़ कर दी है। हुँ, बट अगर आप किसी को नहीं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मुझे ऐसा लगता है कि आपको लीव नहीं करनी चाहिए, मतलब छोड़नी नहीं चाहिए, हाँ ऐसा जी। मुझे मतलब पर्सनली मैंने फील किया। जी। सो मैम इसे अगर बात करना चाहेंगे बहुत सारे टेस्ट सीरीज कितना रोल था, आपने टेस्ट दिया था और टेस्ट देते समय मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखें और सेल्फ एवेल्युएट वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना, हम्म। हर दिन का एवरीडे का, तो कैसे किस तरीके से जानना चाहेंगे? मैं मॉक्स में, अगेन मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। हाँ जी। प्रेपरेशन से ज़्यादा, मतलब आपकी 50-60 आपने बुक्स किताबें पढ़ ली हैं, उसके बाद आपका जो मेजर प्रेपरेशन है वो मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट होता है। मैंने पर्सनली इस चीज़ को हाँ एक्सपीरियंस जी। किया। हाँ। सिमिलरली जो मेरे मेंटोर सर थे, उन्होंने मुझे एक तरीका बताया था कि आप जैसे सब्जेक्ट वाइज कुछ लोग मॉक देते हैं। एक आपका फुल मॉक टेस्ट पेपर होता है जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स होते हाँ हैं। जी। हाँ। एक आपका सब्जेक्ट वाइज जो मॉक रहता है, हुँ, उसको आप मार्क करके रखिए, उसके सेक्शंस बना लीजिए कि जैसे ज्योग्राफी में आप चैप्टर्स के नाम लिख लीजिए। एक एक्सेल शीट, अगर आप कंप्यूटर्स में थोड़ा ज्ञानी हैं तो आप एक्सेल शीट बना सकते हैं, वरना आप पेन और पेपर पे भी ये चीज़ कर सकते हैं। हाँ जी। स्पेसिफिक सेक्शंस को आप लिख लीजिए कि ये क्लाइमेट का चैप्टर हो गया, ये आपका एटमॉस्फेयर का चैप्टर हो गया। हाँ जी। अपने चैप्टर्स लिख दीजिए और आप उसको मार्क करिए कि इस चैप्टर से मेरे क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं, जी। गलत हो रहे हैं। हाँ जी। एंड उसको एंड में आप हफ्ते टू हफ्ते अगर इवैल्यूएट करेंगे तो बहुत आसानी रहती है कि हर सब्जेक्ट के लिए आप, अगर आप सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट पेपर्स दे रहे हैं हुँ, स्टार्टिंग से, फिर सिमिलरली जब आप फुल लेंथ टेस्ट देने लगेंगे सब लोग, तो फुल लेंथ में भी आपको यही करना है, तब आपको सारे सब्जेक्ट्स लेके ये चीज़ आपको करनी है। जी। तो ये बहुत आसानी रहेगी जी। स्टूडेंट्स को। मैम करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, तो उसके लिए कैसे आपने पढ़ा था? और जैसे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें भंडार है कंटेंट का, हम्म। तो उसको किस तरीके से आपने क्या फॉलो किया? तो जैसे कि मैंने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया कि मैं स्टार्टिंग पे मैं ज़्यादा पकड़ रखती हूँ। मैं उतना करंट अफेयर्स ऑब्वियसली करना है। आप एक मैगज़ीन फ़ॉलो कर सकते हैं, एक न्यूज़पेपर आप ज़रूर फ़ॉलो करिए, उसको रीड करिए रोज़ आप लोग। क्योंकि उसका ज्ञान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिमिलरली आप एक कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, क्योंकि सभी एक ही जगह से सारा मटेरियल उठाते हैं, तो आप एक किताब रख लीजिए, उसको आप मतलब एक ही किताब को बार-बार रिवाइज़ करिए, ठीक है? उतना मटेरियल आपका सफिशिएंट है, बाकी आपका मॉक टेस्ट पेपर्स में काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। तो ये करंट अफेयर्स आई थिंक इससे काफ़ी कवर हो जाता है। बाकी आपको कोई स्पेसिफिक बुक पसंद हो तो आप उसको फ़ॉलो करते रह सकते हैं। आपको 2 किताबें रखनी हो तो सेफ साइड होने के लिए आप 2 इंस्टीट्यूट की किताबें भी रख सकते हैं। बट मोर और लेस अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ये मतलब इस तरह की कठिनाइयों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। मैम जैसे कई बार ये होता है कि प्री के बाद जैसे मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के लिए कई बार स्टूडेंट्स प्री पर ही फोकस करते हैं लेकिन मेंस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। हाँ। और सबसे जब डाइवर्ट तब होते हैं स्टूडेंट्स की, जैसे जो पीसीएससी या फिर यूपीएससी का ही एग्जाम हो, तो सुबह की मीटिंग में फर्स्ट पेपर और तुरंत सेकंड हुँ, मीटिंग में सेकंड पेपर, कई सारे बहुत सारे प्रेशर रहते हैं, तो हुँ। उसको उस टाइम मतलब शॉर्ट नोट्स की इस तरीके से आप लाइन कैसे मतलब प्रिपेयर करते थे कि मतलब वन टाइम रिवीजन में सारी चीज़ें आसानी से आ जाए? अच्छा, मेरे एक बहुत ही मतलब सहपाठियों ने, जिससे हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते थे, सभी आप लोग भी करते होंगे। हाँ जी। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले हम ऐसे ही शिफ्ट में टेस्ट देते थे खुद ही। हुँ, हुँ, जैसे मैंने सुबह 3 घंटे टेस्ट दिया और फिर मैंने बस 2 घंटे का गैप लेके फिर दोबारा से वही टेस्ट दिया। तो हुँ, मतलब जैसे एग्ज़ाम का एक पैटर्न है ना, हुँ, ट्राई करते थे उसको फ़ॉलो करना। ऑब्वियसली हो नहीं पाया, हुँ, क्योंकि कभी-कभार हमने ये भी सोचा था कि बैक टू बैक रोज़ करेंगे। पर हुँ, ये होता है कि आपने एक दिन कर लिया, फिर आप इतना एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो उसको करने के बाद। हुँ, बट अगर आप वो चीज़ फ़ॉलो करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी मतलब आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा हुँ, मेंस की प्रिपरेशन। और ये है कि आप अगर फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, तो मेंस की प्रिपरेशन आपकी होती रहती है। और जिससे प्रीलिम्स की परीक्षा पास आ रही है तो उसके 1 डेढ़ महीने पहले आप अपनी मेंस की जो
परीक्षा है उसके लिए थोड़ा-सा साइडलाइन होके एक डेडिकेटेड तरीके से आपने प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। बट क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता है, तो उसके बाद फिर काफ़ी मतलब प्रेशर आ जाता है मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ जाता है। तो तो कहने का हुँ। मतलब ये है प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करते रहना हाँ, चाहिए। हाँ, साथ में मतलब ये दोनों ऐसा है ना कि आप को साथ में ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा तो प्रीलिम्स आपका बेशक निकलेगा, बट उसके बाद आपको मेंस तो देना ही है, तो उसकी भी तैयारी आपकी मतलब एकदम अच्छे से हो जानी चाहिए साथ में ही। थोड़ा-सा मैम प्री के लिए जो रिसोर्सेज़ आपने पढ़ा था, थोड़ा-सा जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, तो थोड़ा उसपे हम आपसे जानना चाहेंगे बुक लिस्ट। बुक लिस्ट जैसे स्पेक्ट्रम तो मैंने मतलब ऐसे था कि जिससे बोल सकते हैं हमारी भाषा में घोट के पी जाना। तो मेरी स्पेक्ट्रम ऐसी हो भी गई है, मतलब उसके पन्ने सब ऐसे अभी भी है मेरे पास। हाँ जी। तो स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत तो मतलब बहुत पढ़ी है। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी है, ओल्ड एनसीईआरटीज़ हिस्ट्री के लिए मैंने वही फॉलो करी थी। और आर्ट एंड कल्चर के लिए एक नितिन सिंघानिया किताब आती थी। अब वो इतना मतलब अब जैसे एग्ज़ाम का थोड़ा-सा चयन दूसरी तरीके से होने लगा है, तो मे बी शायद वो उतना वो ना हो, नितिन सिंघानिया। तो उसके सोर्स आप किसी कोचिंग की कोई बुकलेट ले सकते हैं। बुकलेट कोई भी हो, बुक लिस्ट से कोई मतलब नहीं है। मुझे जैसा लगता है कि आपकी बुक लिस्ट कोई भी हो, आप अपनी किताब को, एक ही किताब है ना, उसको आप बार-बार पढ़िए। ये मतलब बेस्ट है। मैम प्री के बाद मेंस में जो आपने उसकी जैसे जीएस 1, जीएस 2, तो उस पर भी हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे क्या रिसोर्सेज़ मतलब क उसके लिए आपने पढ़ा था? उस बुकें तो सेम होती है लेकिन हुँ, फिर से भी जैसे जिसमें कुछ चीज़ें अलग होती हैं, जैसे एथिक्स का पेपर होता है। हुँ, उसके लिए थोड़ा हम जानना चाहेंगे यूपी स्पेशल के लिए। हुँ। तो मेंस के लिए मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग सी थी। मैं अपने जैसे मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, उसको पहले सॉल्व करती हूँ, जो मेरी स्ट्रैटेजी रहती है। और जैसे मुझे कोई, क्योंकि हमने अपना फाउंडेशन जैसे मैंने बताया एनसीईआरटीज़ पढ़ ली, आपकी जो बेसिक बुक्स हैं उसको पढ़ लिया। फिर आप क्या करते हैं, लिख के देखते हैं, और करंट अफेयर्स भी आपने पढ़ लिया। फिर अब आप क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा आंसर्स लिखना। तो मैं आंसर्स लिखती थी। अब उन क्वेश्चंस में से मुझे कुछ नहीं मिला, तो फिर मैं इंटरनेट पे वो पर्टिकुलर जो चीज़ जिसमें मुझे समस्या या कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उसका पर्टिकुलर सोर्स ढूँढ के अपने नोट्स बना लिए मैंने अलग से। तो जो भी जैसे प्रॉब्लमैटिक एरिया मुझे लगा, जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट मुझे कहीं से नहीं मिला, तो मैंने उसके अपने खुद के नोट्स बना के तैयार कर लिए। तो मतलब ये ऐसे हर किसी का कुछ भी हो सकता है, हर एक जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, उनका कोई भी प्रॉब्लम एरिया हो सकता है, तो वो उस चीज़ को इस तरह से हैंडल कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। और रही बात ऐसे कि वो यही होता है, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं हिंदू का या इंडियन एक्सप्रेस का, या कोई भी न्यूज़पेपर आप हिंदी का भी फॉलो करते हैं, अमर उजाला हो गया, दैनिक जागरण हो गया, आपका एक थिंकिंग आइडियोलॉजी बन जाती है। और उसको लेके आप ऐसे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, और आपका जीएस भी प्रिपेयर हो जाता है, आप करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं। तो आपको वही अगेन आपको प्रैक्टिस करनी है, आपके सहपाठी आपका ऐसे चेक करें, आपके टीचर्स आपका ऐसे चेक करें। तो मतलब आप लिखें ऐसे, सिर्फ उसको अपने तक सीमित ना रखें, अपने दोस्तों को, अपने माता-पिता को उसको शेयर करें। वो देखें कि उनको आपका ऐसे पढ़ के क्या फीलिंग आ रही है, एक फर्स्ट रीडिंग में कैसा लग रहा है, और उसी से आप इम्प्रूव करें अपनी स्ट्रैटेजी। और एथिक्स के लिए भी मैंने एक टॉपर थे, आईआरएस टॉपर, उनके कुछ नोट्स थे। उसको मैंने अपने उनके नोट्स को लिया, अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट और कन्वर्ट करके थोड़ा-सा वो एथिक्स के नोट्स करे। और एथिक्स का एक चीज़ और रहती है कि अलग-अलग पार्ट से जैसे आता है एथिक्स में, जैसे वो एनवायरनमेंट पे पूछ लेंगे, या अगेन वुमेन एम्पावरमेंट पे पूछ लिया उन्होंने, या किसी भी कोई मतलब एथिकल डिलेमा पे पूछ लिया। तो आप उसका एक पहले से ही ना एक प्रारूप तैयार करके रखिए कि अगर इस तरह का महिला सशक्तिकरण पे कुछ आता है, या मतलब हमारे पर्यावरण के ऊपर कुछ आता है, तो आप क्या उसमें लिखेंगे, तो आप वो प्रिपेयर करके रखेंगे तो आसानी रहेगी थोड़ा-सा। हाँ। मैम कभी जैसे कई बार स्टूडेंट्स देखते हैं कि मतलब एक अच्छा आंसर लिखने की क्या-क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे हुँ, बीच में मैपिंग हो, डायग्राम हो। इसके हुँ, अलावा भी आप क्या एक्स्ट्रा चीज़ें करती थी अपने आंसर में जो हुँ, सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले? सारा मतलब सिलेक्शन तो इसी पर हाँ। डिसीजन लिया जाता है कितना मार्क्स है। तो कैसे? तो जैसे कि आपने खुद ही बताया, डायग्राम्स तो ऐड करने चाहिए। थोड़ा-सा अगर आप फ्लो चार्ट्स बना दें, थोड़ा-सा कोई एक्सेल शीट टाइप कुछ बना दें, मतलब
जिससे मैंने कभी-कभार एग्ज़ाम्पल्स ऐड कर दिए, अपने रियल लाइफ़ कोई केस स्टडी ऐड कर दी, स्पेशली एथिक्स में खुद की कुछ, तो इससे बहुत हेल्प होता है आंसर में, थोड़ा-सा एनहांसमेंट मिलता है आपको। जैसे आपने बताया केस स्टडी, तो इसको हुँ, मतलब आप कई सारी चीज़ें जैसे बताया, बहुत हुँ। सारी चीज़ें इसे नेट से कुछ महान विचार होते हैं, हाँ, इनकी एग्ज़ैक्टली। इम्पोर्टेंट थिंकिंग हाँ, होती है। हाँ। तो उसे अगर कुछ बताना चाहेंगे कि यहाँ से आप ऐसे ले सकते हैं, कहाँ हुँ, कुछ इम्पोर्टेंट सोर्स? हुँ। ऐसा कोई सोर्स तो नहीं है, बट आप जनरली सोशल मीडिया तो सभी यूज़ करते हैं। हाँ जी। तो सोशल मीडिया पे काफ़ी पोस्ट्स आते हैं, तो उनसे आप चाहें तो आप प्रेरणा ले सकते हैं कि हाँ जी। किसी ने ऐसा होता है कि किसी पुलिस ने सेव किया किसी महिला को, हाँ या जी। प्रेग्नेंट महिला को सेव किया, मतलब जी, बहुत ही छोटा-सा एग्ज़ाम्पल जी, है। बिल्कुल। आपको रियल लाइफ़ के बहुत एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगे, तो उसको आप ऐसी केस स्टडीज़ को जो पॉपुलर हैं, उसको आप ऐड कर सकते हैं, जी, सॉरी अपने आंसर्स में। जी। और थोड़ा-सा अब हम जानना चाहेंगे, कई बार स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते समय डिमोटिवेट हो जाते हैं, हुँ। तो उसके लिए क्या करें और आप क्या करती थी जिससे कई बार होता है ना कि नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो हुँ। प्लान बी होना चाहिए कि नहीं? हाँ, ये तो ज़रूर है। ख़ैर मैंने प्लान बी नहीं सोच के रखा था, तो मैं ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गई थी एक जी, टाइम पे। जी। बट यही है, अगर आप अपने माता-पिता से रोज़ फ़ोन पे वार्तालाप करते हैं या अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा-सा मूवीज़ देखा है कभी-कभार वीकेंड्स पे, कहीं घूमने चले गए ऐसे ही, थोड़ा-सा ताज़ी हवा में बैठ के पढ़ना, पार्क में आके अगर आप पढ़ रहे हैं, कहीं लाइब्रेरी में आपके दोस्त रहते हैं, दोस्तों के साथ खड़े होके गप्पे थोड़ा मार लिए। आई थिंक इससे काफ़ी स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। मतलब अब तो सबके पास इतना मेंटल हेल्थ का इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा उस पे ध्यान दिया जा रहा है। आई थिंक बहुत सारे तरीके हैं। डांस कर लिया, सिंगिंग कर लिया, मतलब आई थिंक और हमेशा इसको एंड गोल लेके नहीं चलना है, मुझे ऐसा लगता है। आपकी लाइफ में इससे अटेन करा हुआ काफ़ी एक्सपीरियंस है जो आप दूसरे फील्ड में भी आप इसको मतलब मुझे ऐसा लगता है यूज़ कर सकते हैं इस एक्सपीरियंस को। थोड़ा-सा आखिरी लास्ट आपसे 2 मिनट और चाहेंगे। थोड़ा-सा इंटरव्यू पर हम जानना चाहेंगे मैम कि जैसे मॉक इंटरव्यू कई बार होता है और रियल इंटरव्यू, दोनों में क्या अंतर है? और अपने अभी मतलब इस प्रिपरेशन के समय से ही इंटरव्यू पे कैसे फोकस किया जाए, जो चीज़ें होती हैं? कई बार ये होता है कि जो चीज़ें हम पढ़े रहते हैं वही पूछी जाती है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी को वो मतलब उसका मूल्यांकन होता है हाँ जी। इंटरव्यू में। जी, तो पर्सनालिटी एक रात में किसी की नहीं बनती है। जी, पर्सनालिटी जैसे आप बचपन से हैं, या आपने स्कूलिंग में या आपके कॉलेज में या आपकी प्रिपरेशन में जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप हुई है, जी, मुझे लगता है जितनी वो पर्सनालिटी उभर के आएगी इंटरव्यू में, उतना जो आपके पैनल है वो आपसे मतलब इम्प्रेस होगा। जी, और मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में बहुत डिफरेंस होता है सच में। जी, मतलब मॉक इंटरव्यू काफ़ी फॉर्मल लगेगा आपको, बट हुँ, जब रियल इंटरव्यू होगा वो थोड़ा-सा मतलब बहुत ऐसा लगेगा आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने बड़ों से। जी, तो रिस्पेक्टेड बोर्ड मेंबर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, मतलब वो काफ़ी इंडल्जेंट होते हैं हमारी तरफ। हमको ऐसा लगता है मॉक में कि वो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, हुँ। बट ऐसा नहीं होता। कई बार जैसे क्वेश्चन नहीं आता है तो मतलब हुँ, ऐसे में सॉरी बोलने पर अपने हाँ, अंदर गिल्टी फील होती है, तो उस हाँ। टाइम मतलब कैसा फील होता है? उस टाइम काफ़ी क्योंकि मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा था मेरे रिस्पेक्टेड बोर्ड मेंबर सर ने, तो मैं नहीं आंसर कर पाई थी, तो बहुत गिल्टी फील होता है, बट तुरंत जब उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर मैंने कर दिया, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। जी, तो ये तो एक मेरा पर्सनल एग्जांपल हो गया, बट इन केस अगर किसी और छात्र के साथ भी ऐसा होता है तो इससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड आपने जितनी प्रेपरेशन करी है, क्योंकि आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि आप साक्षात्कार सॉरी इंटरव्यू दे रहे हैं सबके साक्षात साक्षात्कार, मैं नहीं बोल पाऊंगी, ये साक्षात्कार ज़्यादा हो गया। इंटरव्यू बोलिए। हाँ, तो अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, तो दैट मीन्स आप में वो पोटेंशियल है कि आप वहाँ तक पहुंचे हैं, आपकी पर्सनालिटी में वो सारी चीज़ें हैं। तो उतना कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आपका इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, और भी हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं मैम, तो उनकी तरफ अपनी तरफ से सजेशन करना चाहेंगी इस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए, और आप कहीं न कहीं एक गर्ल्स कैंडिडेट हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल भी हैं। हम्म। आपको बहुत लोग फॉलो भी करते हैं, तो क्या उनके लिए सजेशन रहेगा? सजेशन यही है कि मैं किसी को पहली बात तो सजेस्ट करने वाली कुछ नहीं होती हूँ, क्योंकि हम सभी स्टूडेंट्स हैं, मैं भी अपने आप को अभी स्टूडेंट ही मानती हूँ, हाँ जी। क्योंकि हम सभी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं लाइफ में अपनी अभी भी। एंड मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप अपने आप से ट्रू टू सेल्फ रहिए हमेशा, जो भी आप करें जस्ट बी ट्रू टू सेल्फ। और चाहे महिला छात्र हो चाहे पुरुष छात्र हो, सबके लिए क्योंकि अब पुरुष छात्रों का भी सेम ही लेवल ऑफ उनको भी जी, बल्कि मुझे बिल्कुल। लगता है ज़्यादा कभी हाँ, कभार, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है समाज की या उनके माता-पिताओं हुँ, की, मुझे ऐसा लगता है। जी।
ना हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं दोनों में। कई बार और ये होता है कि आप लड़का आप कर सकते हो, हाँ, आप है कर ना? सकते हो। एंड मैंने देखा है उन पे घर की ज़िम्मेदारियाँ, आजकल तो रील्स भी चलती है लड़कों के। तो नहीं, एंड ये जोक्स अपार्ट, ये चीज़ बहुत सत्य है कि लड़कों के ऊपर भी इक्वल प्रेशर रहता है, लड़कियों का थोड़ा अलग रहता है, उनका अलग। एंड बट वही मैं चीज़ कहूँगी, ट्रू टू सेल्फ रहेंगे तो सब कुछ आपके लिए आसान रहेगा। सो मैम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, कोई भी मोटिवेशन लाइनों के साथ अपनी बातों को समाप्त करें, जो आप डेली रूटीन में फॉलो करती हैं या फिर जो आपको अच्छा लगती है? एक गाना है, उसमें उसकी कुछ लाइनें हैं, इट्स मी माई सेल्फ एंड आई। ठीक है, सोलो राइड अंटिल आई डाई, कि सिर्फ मैं हूँ अपने साथ हमेशा। और ये ज़िंदगी एक सोलो राइड है। ऑब्वियसली इसमें हमारे माता पिता, हमारे सहपाठी, अगर हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं सब रहते हैं, तो उनकी साथ के साथ आई थिंक कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय दिया और इसके लिए मैं फिर से अपनी तरफ से और हमारे साथ हज़ारों छात्र ऑनलाइन जुड़े हैं, उनकी तरफ से भी आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को, एंड थैंक यू आपको भी ये इंटरव्यू लेने के लिए। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मैम ने सारी चीज़ें प्री और मेंस इंटरव्यूज़ सारी एक-एक चीज़ों सभी बारीकी चीज़ों को ध्यान रखकर आपको बताया और साथ ही साथ आपको बताया कैसे आंसर लिखना चाहिए, टेस्ट सीरीज़ को कैसे सॉल्व करना चाहिए, सभी चीज़ों को बताया। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।